चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो अप टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन अबाउट द साउंड वेव्स और वेव्स इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल वेव। हमने सारी जो प्रॉपर्टी देखी थी वो सिंगल वेव का प्रॉपर्टी देखा था कि वेव का बेसिक इक्वेशन क्या होता है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का, देन उसमें इंटेंसिटी कितना होता है, उसका पावर कितना होता है। उसके हमने कुछ अलग अलग कांस्टेंट देखे थे, जैसे प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, वेव कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, राइट। अगर दोनों के वेलोसिटी पार्टिकल के और वेव के वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो मतलब समझ जाओ वो ट्रांसवर्स वेव है, और 0 या 180 एंगल बन रहा है तो समझ जाओ वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। गैस में भी देखा था आपने वो चीज। क्लियर। आज हम दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को मिलाएंगे, या मिलाने को बोला जाता है सुपरपोज करना, इसीलिए हमारे प्रिंसिपल का आज नाम बनता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या नाम बनता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे जब दो नंबर मिलते हैं, जैसे 2+3, तो एक रूल है कि 2+3 5 ही होगा, समझ रहे हो? ये मैथमेटिकल रूल हो गया है, प्रिंसिपल हो गया। ऐसे ही यहाँ वेव के मिलने का भी प्रिंसिपल होता है कि वेव कैसे मिलते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है वेव में बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर भी है, ठीक है, तो वेक्टर के भी रूल लगेंगे, इसलिए यहाँ रूल पढ़ना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेडिंग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहाँ सुपरपोजिशन का मीनिंग होगा मिलना, दो वेव का मिलना। ज्यादा वेव भी मिल सकती है, हम दो से ही एनालिसिस करेंगे हमारे सिलेबस के अनुसार, ठीक है। अब भैया सुपर इम्पोज होना या इनका मिलना जो है वो कई तरीके से हो सकता है, इसके कई पैटर्न हो सकते हैं, कई वेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो वेव को मैं ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करवाता हूँ और मिला देता हूँ, दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मीटिंग एट सर्टेन पॉइंट, उसमें भी ये रूल लागू होगा। या मैं ऐसे कर सकता हूँ कि एक वेव जा रही है एक्स डायरेक्शन में, दूसरा वेव भी जा रहा है एक्स डायरेक्शन में, मैंने दोनों को मिला दिया अलॉन्ग सेम डायरेक्शन, उससे भी कुछ तो इफेक्ट होगा, वहां पे भी ये रूल लगेगा। या ऐसे हो सकता है एक वेव ऐसे ऊपर से आ रहा है, एक वेव हमने ऐसे थोड़ा सा 60 डिग्री एंगल पे भेजा और दोनों जाकर मिले, ऐसे दोनों जाकर मिले, इसमें भी सुपर पोजिशन लागू है। समझ रहे हो? तो केसेस आर डिफरेंट हेयर, बट हमारे सिलेबस के अनुसार हम ज्यादातर दो ही केसेस पढ़ेंगे, एक अलोंग द सेम डायरेक्शन में वेव मिलेगी और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेव मिलेगी, और दोनों का परिणाम अलग होगा, दोनों का रिजल्टेंट अलग होगा, दोनों का एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी सारी चीजें अलग अलग होगी। समझ रहे हो? उसको हम इंटरफेरेंस ऑफ वेव भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बताता है कि फॉर एग्जाम्पल फॉर टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, टू प्लेन प्रोग्रेसिव वेव having individual displacement, उनके दोनों के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, हैविंग इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1, मैं इनको नाम दे देता हूँ y1 एंड y2, y1 एंड y2। एक वेव ने y1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, दूसरे ने y2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कॉमा सुपर इम्पोज या फिर मीट भी लिख सकते हैं, मिलने वाले हैं, सुपर इम्पोज विथ each other produces resultant displacement given by, इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, गिवन बाय y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। देखो मैंने प्लस में कौन सा साइन लगाया है, वेक्टर एडिशन वाला सिंबल है, ये वेक्टर में पढ़ा है हमने। प्लस लिख के उसको सर्कल कर देते हैं,
तो ये सर्कल क्या बता रहा है कि ये वेक्टर लॉ है, ये वेक्टर एडिशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा तो डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेक्टर की प्रॉपर्टी से वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और अगर वो कोई 60-30 एंगल पे होगा तो फिर से वेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 cos थीटा, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। करेक्ट। तो क्या लिखा है पॉइंट कि दो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जिनका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट y1 y2 है, एक वेव ने y1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, दूसरे वेव ने y2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और जब वो सुपर इम्पोज हुए एक दूसरे से मिले किसी पॉइंट पर, तो जो नया रिजल्टेंट है वो उनका वेक्टर सम दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया भाई? वेक्टर सम। करेक्ट। क्लियर यहां तक? तो ये बोलना था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को। ठीक। चलो क्लियर यहां तक? चलो अब इनका एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू प्रोग्रेसिव वेव, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। एक इक्वेशन ये है मेरे पास, वेव का इक्वेशन लिख रहे हैं तो kx लिख देता हूँ, माइनस के एक्स समझ जाओ, वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। एंड दूसरा इक्वेशन है मेरे पास y2 इज इक्वल टू a2 स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कुछ तो भी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ले लेता हूँ, एक जनरल फेज डिफरेंस ले लिया, कुछ भी हो सकता है ना, माइट बी एंगल बिटवीन देम इज 0, 180, 30, 60, तो हमने फाई ले लिया। व्हाट इज फाई? फाई इज कॉल्ड फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव। करेक्ट। ओके। तो ये जब मीट होगी, एक दूसरे से मिलेगी, when they meet at a point, then resultant displacement will be, बोलो भाई, प्रिंसिपल सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इनका वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो y बार इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, माइनस के एक्स प्लस फाइव। क्लियर? अब ये बातें तुमने वेक्टर में पढ़ रखी है बच्चों, कि जब हम दो वेक्टर का एडिशन करते हैं किसी सर्टेन एंगल पे, वेक्टर एडिशन करते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उस एंगल के डिपेंड पे आंसर देता है हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए बार बी बार है और उनके बीच में 30 एंगल बन रहा है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 30। यस सर? अगर कहीं 90 एंगल बन रहा है तो सीधा सीधा लिखते हो तुम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म cos 90 0 हो जाती है। समझ रहे हो बात को? इसीलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप खुद सोचो, कल भी हमने एक लॉजिक देखा था कि जब हम साइन वेव में साइन वेव ऐड करेंगे, मतलब प्रोग्रेसिव वेव में प्रोग्रेसिव ऐड करेंगे, तो आंसर भी क्या आएगा? ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव वेव ही आएगा। यस और नो? जैसे नंबर में नंबर ऐड करेंगे तो आंसर विल बी नंबर, तो वैसे ही यहाँ वेव इक्वेशन में वेव का इक्वेशन ऐड करोगे तो वेव का ही इक्वेशन आएगा, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो क्या क्या चेंज हो सकता है? एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, बिल्कुल। तो मैं इसको क्या नाम दे दूं? आर दे दो, रिजल्टेंट कैपिटल आर नाम दे देते इसको, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। साइन में साइन ऐड करेगी तो अज्यूम किया मैंने साइन ही बचा है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, देखो ओमेगा 1 ओमेगा 2,
मैं इसको कांस्टेंट रखता हूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और व्हाट अबाउट द फेज, रिजल्टेंट फेज चेंज हो जाएगा ना भाई, रिजल्टेंट फेज विल बी चेंज, ठीक है। रिजल्टेंट फेज विल बी चेंज, तो हम इसको कुछ तो भी थीटा नाम दे देते हैं, प्लस थीटा, प्लस थीटा। आई भैया बात समझ में? तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज कॉल्ड फेज डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ये रिजल्टेंट वेव है हमारी। एंड व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। एक सिंबल ले लिया मैंने, जैसे A1 A2 ऐड करेंगे तो कुछ तो भी एक नया एम्पलीट्यूड आ जाएगा। गॉट इट? टेक अ नोट ऑफ इट, टेक अ नोट ऑफ इट। चलो भाई ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। तो क्या बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने, कि जब दो वेव मिलती है तो उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उनके इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन होता है। और वेक्टर एडिशन का मीनिंग होता है इट माइट बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड और इन बिटवीन दिस टू। क्लियर है प्यारे बच्चों? दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन अलोंग सेम डायरेक्शन भी हो सकता है वेव का, अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है, या एट सर्टेन एंगल भी हो सकता है। जनरल 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 सारा वेक्टर ही चल रहा है, समझो ये। अब देखो वेक्टर में आपने एक और बात पढ़ी थी, आपने वेक्टर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ा है, या फिर आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ा है, जिसमें आपने ये बात पढ़ी थी। देखो अभी हमारा इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट क्या थे प्यारे बच्चों? A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और Y2 क्या था? बोलो 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 बोलो। H2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। यस सर नो? फिर हमने क्या किया, इन दोनों को सुपरपोज किया, इन दोनों को मिलाया, और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या मिला? आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कांस्टेंट अज्यूम किया, और प्लस थीटा, प्लस थीटा। तो व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दो वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। एंड व्हाट इज थीटा? रिजल्टेंट फेज बोलेगी या फाइनल फेज बोलेगी उसको, ठीक है। चलो तो ये आर कैसे निकालते हैं? बाय वेक्टर मेथड। आर का जो फॉर्मूला होता है, बोलो भाई क्या होता है? वेक्टर मेथड से अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू। करेक्ट है? सो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यस सर नो? ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में पढ़ा है आपने, करेक्ट। एंड थीटा के बारे में आपने ये पढ़ा होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। थीटा, ये जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है इक्वेशन का, ये कैसे आता है? tan थीटा इज इक्वल्स टू A2 साइन फाइव अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाइव। याद रखना फाइव का मतलब दो वेव का इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज फाइनल फेज डिफरेंस ऑफ रिजल्टेंट वेव। क्लियर है भाई? तो टेक अ नोट ऑफ इट, टेक अ नोट ऑफ इट।
नोट कर लो भाई इसको, और फिर देखते हैं हम इस पे सवाल कैसे पूछे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आर का स्क्वायर कर दो तो एक और फॉर्म बन जाता है उसका, वो अभी पढ़ेंगे हम। चलो पहले हम इस पे बेसिक क्वेश्चन कैसे आया है वो देखते हैं। चलो भाई एक क्वेश्चन कैसे आया है इस पे। I have question written here. Two harmonic waves are represented as, दो हार्मोनिक वेव हमें दिया है, y1 is equals to 0.2 sin x minus 3t, x minus 3t, एंड दूसरा वेव दिया है प्यारे बच्चों 0.2 sin x minus 3t प्लस 5 ऐसा करके दिया है, और आपको बोला है राइट एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ y1 एंड y2 फॉर phi इक्वल टू pi/2. राइट एक्सप्रेशन फॉर सम ऑफ y1 एंड y2 फॉर phi इक्वल टू 90 डिग्री, pi/2. तो pi/2 रेडियंस के लिए, फेज डिफरेंस के लिए इनका वेक्टर एडिशन क्या होगा। ठीक है, एक बात तो ये पता करनी है, और एक और पॉइंट है, दूसरा पॉइंट भी लिखा देता हूं मैं, पॉइंट नंबर बी। सपोज फेज डिफरेंस, सपोज फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज अननोन, सपोज सेकेंड केस में फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स, दो वेव के बीच में, इज अननोन, दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस अननोन अज्यूम करो, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट सम, एंड एम्पलीट्यूड ऑफ देयर, एम्पलीट्यूड ऑफ देयर सम, एम्पलीट्यूड का सम कितना बोला है, 0.32 मीटर, फुल स्टॉप। व्हाट इज वैल्यू ऑफ फाई, तो तुम्हें फाई का वैल्यू बताना है, मतलब फेज डिफरेंस का वैल्यू बताना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो भाई कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। लेट अस ट्राई। पहले मैं फर्स्ट वाला इक्वेशन सॉल्व करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, हमें y1 y2 का वेक्टर एडिशन करना है, तो हम जानते हैं y1 y2 का जो सम होता है, वेक्टर एडिशन होता है, वो होता है r साइन ओमेगा सी माइनस के एक्स प्लस थीटा। हाँ या ना, राइट। इसमें दो चीजें अननोन है, एक आर और एक थीटा। आर और थीटा हमने निकाल लिया, तो बाकी की चीजें तो तुम्हें दिखाई दे रही है वहां पर। ठीक है, देखो आर कैसे आता है, आर आता है अंडर रूट ऑफ, बोलो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। a1 का वैल्यू कितना है, ये दिख रहा है आपको, 0.2 का स्क्वायर प्लस
दूसरा भी लकीली वही है, हालांकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है एम्पलीट्यूड में, कंडीशन होती है, देख रहे हैं कि अभी हम। एंड प्लस कॉस 90 कितना हो जाएगा ये देखो, पाई का वैल्यू 0 लेना है, यहाँ पे पाई का वैल्यू 0 लेना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 2a1 a2 a1 a2 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, ये दिख रहा है पहले पॉइंट में गिवन है। तो ये टर्म तो वैसे भी 0 हो जाएगा, तो हमारे आर का वैल्यू आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 0.2 का स्क्वायर बोले तो 0.04, 0.04, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0.04। तो इसको 2 टाइम्स 0.04 कैन बी रिटर्न एज 4 इंटू 10⁻²। चलो फिर इसको बाहर निकाल दो, बाहर निकलेगा तो 2, ये हो जाएगा √2, 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। इसको सॉल्व कर लो, जैसे √2 का वैल्यू होता है 1.414 इंटू -1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8282 बराबर। और 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा टोटल मिलाकर, माई आंसर विल बी 0.2828, 0.2828 मीटर, ठीक है। हाँ मीटर में दिया है शायद, राइट 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 राइट। एंड व्हाट अबाउट द tan थीटा, tan थीटा होता है a2 sin फाइव, a2 मतलब 0.2 sin फाइव बोले तो 90 डिग्री अपॉन a1, a1 भी सेम है, एंड प्लस a2 cos फाइव, cos फाइव बोले तो 90, cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 1 अपॉन 0.2 प्लस 0, cos 90 0 कैंसल हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आएगा। तो कौन tan कौन सी वैल्यू के लिए 1 होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है सर π/4 रेडियंस के लिए, π/4 रेडियंस के लिए। दैट्स इट, लिख दो अब यहाँ पे इक्वेशन। सो व्हाट विल बी द आंसर, बोलो 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 बोलो। y क्या हो जाएगा भाई, r मतलब कितना 0.2828 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये कांस्टेंट रहता है, लिखा हुआ है वहां पर x-3t, और प्लस में जो थीटा का वैल्यू है वो π/4 आया है। सो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। देख लो, फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन टेल मी। कोई डाउट नहीं यहाँ तक, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। चलो पॉइंट नंबर बी करते हैं फिर। सेकेंड पॉइंट में क्या बोला गया है आपको, सेकेंड पॉइंट में हमें बोला गया है भाई कि फेज डिफरेंस अननोन मानो, मतलब पाई का वैल्यू को क्वेश्चन मार्क कर दो, और एम्पलीट्यूड का सम मतलब रिजल्टेंट 0.32 अज्यूम करो, 0.32 अज्यूम करो बोल रहे 0.32, और अब सॉल्व करो और बताओ कि फाई का वैल्यू क्या होगा। समझ रहे हो बात को। तो सेकेंड पॉइंट में हमें कैपिटल आर का वैल्यू 0.32 दिया है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और फाई का वैल्यू पता करना है। तो कोई बुरी नहीं बात नहीं, आर का वैल्यू होता है √, बोलो जल्दी से, स्क्वायरिंग कर दूं क्या, इजी पड़ेगा। √, हाँ वैसे भी स्क्वायरिंग कर दे, a1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर प्लस 2 a1 h cos फाइव, ये cos फाइव वाली टर्म हमें पता करनी है। जस्ट पुट द वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.32 का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 a2 तो वही रहेगी, इक्वेशन कॉमन है दोनों में, 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू cos फाइव। ओ माई गॉड, ठीक है। तो दिखने में बहुत छोटे हैं बट लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, सो प्लीज डू सॉल्व इट। सॉल्व करो उसको प्यारे बच्चों।
हो सकता है आपके पास कॉस की ऐसी वैल्यू आ जाए कि आप बोलोगे सर ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है ही नहीं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि फाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अरे हो सकता है ना कॉस फाई का कुछ अलग ही वैल्यू आ जाए, 1/2 √3/2 ना आए, हो सकता है 0.8 आ जाए, तो तुम्हें अप्रोक्सीमेटली सोचना पड़ेगा कि वहां फाई का वैल्यू क्या हो सकता है, समझ रहे हो, अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और चेक करो फाई का वैल्यू 1.29 रेडियंस आता है क्या अप्रोक्सीमेटली, फाई का वैल्यू नॉट कॉस फाई, रेडियंस। हाँ रेडियंस, जैसे यहाँ पाई/2 है, पाई/2 का मतलब क्या होता है समझ रहे हो, 3.14 डिवाइड बाई 2 मतलब 1.57, 1.57 विच इज जीरो, कॉस 90 जीरो हो जाएगा ना, तो ये इससे छोटा रहेगा थोड़ा सा, 1.29 90 से छोटा रहेगा, पाई/2 से छोटा। रेडियंस की बात चल रही है, नॉट अबाउट द डिग्री। चलो क्लियर, क्लियर 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 क्लियर। तो इसको सॉल्व कर लेना आपने। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन भी लगा के किया तो कोई बुराई नहीं है इसमें, इसके हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन है सुपरपोजिशन का। ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें स्पेसिफिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इंटर सुपरपोजिशन बताता हूँ। जैसा कि अगर दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मिल रही है, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, और वो किसी पॉइंट पर मिलती है, जैसे पहला वेव भी ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, दूसरा वेव आल्सो ट्रेवलिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, एंड दे मीट ईच अदर, देन देयर सुपरपोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। इनके सुपरपोजिशन को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। पहला वेव एक्स में, दूसरा वेव एक्स में, और मिले, क्या हुआ देखते हैं, चर्चा का विषय वही है, लेकिन ऐसे सुपरपोजिशन को बोला जाएगा इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। एक वेव ने दूसरे वेव में इंटरफेयर किया है, राइट। और सेकंड केस हम देखेंगे इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट रहेगा, एक वेव दूसरी वेव दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, टू वेव ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो जब मिलेंगे उससे मिलके जो वेव बनेगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। उसका नामकरण क्या देंगे हम, स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग क्यों देते हैं, स्टेशनरी क्यों बोलते हैं उससे, वो तो हमारा पूरा टॉपिक ही पढ़ना है हमें, उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम चर्चा करेंगे वो दो वेव, प्रोग्रेसिव वेव जो अलोंग सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर रही है, और इनके सुपरपोजिशन को बोला गया इंटरफेरेंस ऑफ द वेव। तो हेडिंग लगाएंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसको अच्छे से पढ़ना प्यारे बच्चों, लगे तो इसका वीडियो भी देखना आपने जाकर, क्यों, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट आपको लाइट वेव्स में भी आने वाला है। लाइट वेव्स सेम कॉन्सेप्ट, वहां पे लाइट के पास इंटेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ रहेगा, एम्पलीट्यूड रहेगा, सारी चीजें सेम, पेपर पे लिखने के लिए सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहां लाइट वाली एनर्जी रहेगी, या साउंड की एनर्जी हम अज्यूम कर रहे हैं। क्लियर 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 क्लियर। चलो इंटरफेरेंस क्या बताता है, अब देखो इंटरफेरेंस को मैं थोड़ा सा पहले जनरलाइज वे में समझाता हूँ। मान लो हमारे पास में दो वेव है, बोथ आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, ऐसे जा रही है, मान लो क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, ये मेरा मीटिंग पॉइंट है, यहाँ पे वो मिलने वाले हैं, अज्यूम कर लो। एक वेव आया, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट, इस पॉइंट पे क्या टकराया उसका, क्रेस्ट। दूसरा वेव इधर से कहीं तो भी आया, दूसरे सेम डायरेक्शन में, ऐसे 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 क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट, इसका भी क्रेस्ट मिल गया। लकीली ऐसे हुआ फॉर्चुनेटली, एक पर्टिकुलर पी पॉइंट पे पहली वेव का और दूसरी वेव का क्रेस्ट टकरा गया, क्रेस्ट मिल गया, तो क्रेस्ट क्रेस्ट दोनों सेम है, तो क्या होगा, इनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाएगा।
फील करो, फील करो, फील करो, फील करो। ये जैसे छोटी सी भाषा में समझाता हूँ, +2 में +2 मिल जाएगा तो +4 बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा वैल्यू। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही हुआ। क्रस्ट में क्रस्ट ऐड हो गया तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब इसका विपरीत क्या हो सकता है बोलो? टी पॉइंट पे मान लो पहली वेव का क्रस्ट आया और दूसरी वेव का ट्रफ आ गया, ट्रफ। हाँ, तो ऐसा इसका मतलब है कि +2 के साथ -2 ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? 0। 0 मतलब मिनिमम वैल्यू और 4 मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ये तो मैं एक जनरल नंबर के थ्रू समझा रहा हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि भाई अगर एग्जैक्टली क्रस्ट के साथ क्रस्ट मैच होता है तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और क्रस्ट के साथ ट्रफ टकराता है, कोलाइड होता है, मीट होता है, सुपरपोज होता है, इंटरफेयर होता है, तो क्या बनता है वहां पे? इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है क्रस्ट ट्रफ के लिए। समझ गए? अब आप बोलोगे सर इनके बीच में कुछ हुआ तो? है ना अपने पास में सुपरपोजिशन का लॉ, 30 डिग्री पे मिलेगी तो लगा देंगे फॉर्मूला। समझ रहे हो बात को? ठीक है, वेरी गुड। अनिकेत ने क्वेश्चन किया सर यहाँ पे दोनों का एम्पलीट्यूड सेम होना जरूरी है क्या? करता हूँ उस पर। अभी मैं पहला वही पॉइंट लिखने वाला था कि किसी भी दो वेव को इंटरफेयर होने के लिए कुछ कंडीशंस होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अगर लिखूं कि मेरे पास एक वैल्यू है 2 और दूसरा वैल्यू है x², कैन यू राइट लाइक दिस 2x²? नहीं, हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का टाइप अलग अलग है, एक नंबर है, दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है। इसीलिए इंटरफेरेंस के लिए कुछ कंडीशन होती है। जैसे अगर आप एक वेव ट्रांसवर्स बना रहे हो तो दूसरा वेव भी ट्रांसवर्स होना जरूरी है, या एक लॉन्जिट्यूडनल बना रहे हो तो दूसरा भी लॉन्जिट्यूडनल होना जरूरी है, तभी इंटरफेरेंस होगा। सेकेंड कंडीशन, जो दो वेव को आप मिला रहे हो उनका जो विड्थ है, मतलब जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, वो सेम होना जरूरी है, वो सेम होना जरूरी है। अगर वो सेम नहीं होगी तो क्या होगा पता है? एक वेव इतना छोटा 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 आएगा, एक वेव इतना बड़ा 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 आएगा, और तुम्हें पता है कोई खास इंटरफेरेंस होने नहीं वाला है, कोई मैचिंग नहीं होगी उनके बीच में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, एग्जैक्ट सेम। थर्ड पॉइंट, इनके एम्पलीट्यूड के बारे में बात करूं तो इनके एम्पलीट्यूड में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए, वरना वही होगा कि एक एम्पलीट्यूड छोटा, एक एम्पलीट्यूड इतना बड़ा, दोनों वेव को इंटरफेयर करेंगे तो कुछ एबनॉर्मल सा वेव बन जाएगा जो हमारे काम का नहीं रहेगा। इंटरफेरेंस होगा लेकिन उसका कोई खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब हम कोई चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें रिजल्ट चाहिए, दो प्रकार के रिजल्ट चाहिए, एक तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, या तो उसका बहुत ही डेंजर रिजल्ट क्या हो सकता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम, दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इन बिटवीन अगर कुछ हो रहा है उससे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जैसे हमने दो केमिकल रिएक्ट किया तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट जो बन रहा है इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर अवर यूज और इट इज वेरी डेंजरस फॉर अवर यूज, दोनों बातें पता हो। और या फिर हमने दो केमिकल रिएक्ट किया और रिजल्टेंट कुछ तो भी बन गया है जिसका ना कुछ अच्छा यूज है ना बुरा यूज है, हम उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो तुम्हें बात समझ आ गई है कि मैं क्रस्ट के साथ क्रस्ट या फिर क्रस्ट के साथ ट्रफ ही क्यों टकराने की बात कर रहा था। समझ गए? सो व्हाट आर द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस? तो मैं पहले कंडीशन लिखा के देता हूँ। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, बोलो भाई। पहला कंडीशन, इनको सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करवाना जरूरी है। बोथ वेव शुड ट्रेवल along सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन। ऑपोजिट में ट्रेवल करेगा तो स्टैंडिंग वेव्स बन जाएगा। पॉइंट नंबर 2, बोथ वेव्स both waves should have same frequency। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो ओमेगा भी सेम रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी। थर्ड पॉइंट, अब मैं ये लिख के नहीं देता हूँ कि दोनों का टाइप सेम होना जरूरी है, वो तो ऑब्वियस बात।
एक ट्रांसफर तो दूसरा भी ट्रांसफर। देयर शुड बी देयर शुड बी should be slightly difference in amplitude of the waves। एम्पलीट्यूड में बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए। एक 0.2 है, एक 0.21 है, एक का वैल्यू 5 है, एक का वैल्यू 5.2 है, ऐसा स्लाइटली डिफरेंस चल जाएगी। आई गई बात समझ में? तो दीज आर कॉल्ड कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, चलो लिख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब वही, अगर क्रस्ट के साथ क्रस्ट टकराएगा, क्रस्ट के साथ क्रस्ट टकराएगा। अच्छा, मुझे किसी ने तो भी अभी बोला है कि सर एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड रहा तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, लेकिन एक इसमें छोटी सी बुरी बात भी है। सोचो, जैसे मैंने अभी लिखा था +2 में +2 ऐड हुआ तो 4 बन गया, 4 मैक्सिमम, लेकिन +2 में जब -2 ऐड हुआ तो बिल्कुल ही 0 हो गया है वो 0 भी तो हानिकारक है ना कहीं ना कहीं। जब हम आगे चल के अभी बीट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे, बीट पढ़ेंगे, तो हम लाउड साउंड और लो साउंड की बात करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम। तो मिनिमम कुछ तो भी वैल्यू होना जरूरी है ना, इसलिए स्लाइटली डिफरेंस लिखा है वहां पे। बिल्कुल ही 0 हो जाएगा तो हम उसको ज्यादा प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, तो जनरली ये सेंटेंस इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो हाँ, अगर क्रस्ट के साथ क्रस्ट टकराता है तो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है रिजल्टेंट वेव की, और इसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्ट हो रही चीज बढ़ रही है। और अगर प्यारे बच्चों दो वेव आउट ऑफ फेज मीट होती है, मतलब एक का क्रस्ट और एक का ट्रफ टकराता है, उसको बोला जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। Types of interference. So how many types of interference are there? Two types of interference there. CI बोले तो constructive interference, जिसको हम शॉर्ट में CI भी बोलेंगे, CI constructive interference, and second one is called destructive interference. आपको समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों कि इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। कंस्ट्रक्टिव में कुछ चीज बढ़ रही होगी, एम्पलीफाई हो रही होगी, मैक्सिमम हो रही होगी, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव नाम दिया है। और डिस्ट्रक्टिव में कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्ट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा, इसलिए उसको डिस्ट्रक्टिव नाम दिया। ठीक है, कितना लिख लो, बाय डिफॉल्ट बातें ही। चलो भाई लिख लिया। चलो अब हम देखते हैं सीआई और डीआई, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, और फेज डिफरेंस से जुड़ी हुई टर्म पार्ट डिफरेंस होती है, याद है ना, फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। फेज डिफरेंस है पार्ट डिफरेंस। सो दो पॉइंट पे चर्चा करेगी, सीआई में और डीआई में फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए दो वेव्स का। अरे अगर मुझे किसी आगे चलकर वेव का क्रस्ट के साथ क्रस्ट टकराना है तो मुझे नॉलेज होना चाहिए ना कि मैंने उन्हें कैसे छोड़ना चाहिए, कितने फेज डिफरेंस से रिलीज करना चाहिए। जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हमें मुंबई चलना है, ठीक है, और एक हम जा रहे हैं कोल्हापुर से और एक कोई पर्सन आ रहा है मान लो किसी और सिटी से आ रहा है, ठीक है, नासिक से आ रहा है, तो दोनों एक साथ थोड़ी ना जा सकते हैं। दोनों एक समय पे निकलेंगे तो एक जल्दी पहुंच जाएगा, एक लेट पहुंचेगा। उनको एक समय पे पहुंचना है, कुछ तो भी फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस होना चाहिए, टाइम डिफरेंस भी होना चाहिए, ऐसी।
सब रिलेटेड होती है एक दूसरे से चीजें। तो हम कन्वर्सेशन करते हैं कि भाई आप 1 आवर बाद निकलो, आप इतने दूर बाद निकलो, या फिर आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लो ऑलरेडी। ये सारी चर्चा है, समझ लो। ठीक है, तो पहले मैं डालता हूँ हेडिंग सीआई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, जनरल समझा रहा हूं मैं। व्हेन क्रेस्ट ऑफ वेव, crest of one wave meet with crest of other wave, या ऐसे भी लिख सकते हैं ट्रफ ऑफ वन वेव इज मीट विद द ट्रफ। अरे क्रस्ट के साथ क्रस्ट मिल जाएगा तो 100% ट्रफ को ट्रफ के साथ ही मिलना पड़ेगा ना भैया, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। crest of the one wave meet with the crest of other wave। अब समझ जाना आप दूसरा सेंटेंस क्या होगा। ठीक है, कॉमा देन amplitude and intensity of resultant, इनका जो रिजल्टेंट होगा वेव विल बी मैक्सिमम। रिजल्टेंट और इंटेंसिटी कैसी होगी भी, मैक्सिमम। समझ रहे हो बात को, मैक्सिमम हो जाएगा। करेक्ट। सो व्हाट आई कैन राइट, देयरफॉर बोलो फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा एम्पलीट्यूड का, A1 प्लस A2 हो जाएगा ना, एडिशन हो जाएगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम। इसी को क्या बोलते हैं भाई हम, मैक्सिमम। क्लियर, बहुत अच्छे। ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया, ठीक है, एम्पलीट्यूड आ गया। क्या हम इसको आर मैक्स भी बोल सकते हैं वैसे, ठीक है, आर मैक्स लिख देते हैं, मैक्सिमम, ठीक है, आर मैक्स। ठीक है, व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होगी, एंड इंटेंसिटी क्या होती है, वी नो दैट, हमें पता है कि भाई इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, और इसका स्क्वायर रूट ले लो तो रूट ऑफ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड होता है, बराबर। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एम्पलीट्यूड मतलब रूट ऑफ इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड मतलब रूट ऑफ इंटेंसिटी। समझ गए भी बात को, एम्पलीट्यूड मतलब रूट ऑफ इंटेंसिटी। तो बोलो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एम्पलीट्यूड मतलब रूट ऑफ इंटेंसिटी, तो कैन आई राइट इट इज अ रूट आई मैक्स। क्या मैं इसको रूट आई मैक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल, और यहाँ पे भी रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2। देखो समझ आ रहा है क्या, कुछ नहीं किया, एम्पलीट्यूड की जगह पर रूट ऑफ इंटेंसिटी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया प्यारे बच्चों, तो मुझे आई मैक्स का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आई मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आई मैक्स इज इक्वल्स टू, बीच में प्लस का साइन है, रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर, रूट I1 प्लस रूट I2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे कहते हैं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। करेक्ट, मैक्सिमा। कर लिया नोट, कर लिया नोट, ओके भाई। चलो समय कम है अपने पास, अपन सेकंड पॉइंट भी डिस्कस कर लेंगे।
तो दो बातें याद रखो, A1 प्लस A2 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर मैक्सिमम इंटेंसिटी। सेकेंड हेडिंग लगाओ फिर DI, DI DI DI। बोलो DI में क्या लिखेगी, DI में क्या लिखेगी, बोलो जल्दी से। सर DI में लिखना चाहिए हमने, when crest of one wave meet with, किसके साथ मिलना चाहिए, ट्रफ of other wave, comma then intensity, comma then amplitude and intensity of resultant wave will be minimum, मिनिमम हो जाएगा ये, ठीक है। पूरा जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने स्लाइटली डिफरेंट शब्द लिखा था वहां, याद है। तो बोलो भैया आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आर मिन हो जाएगा A1 माइनस A2, ठीक है। अब ये A2 माइनस A1 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा समय पे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो रट्टा नहीं मारना इसको, बड़ा एम्पलीट्यूड माइनस छोटा एम्पलीट्यूड। बाकी रिलेशन तो वही रहेगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, वही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि बीच में यहाँ माइनस साइन है, ये हो जाएगा रूट I1 माइनस I2, रूट I1 माइनस I2। और जहां जहां आई मैक्स शब्द लिखा है वहां आई मीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आई मीन, आई मैक्स आई मीन। क्लियर 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 क्लियर, ठीक है। तो ये आई मैक्स आई मीन हो गया है। अब आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं थोड़ा सा एक टॉपिक बता देता हूँ। क्वेश्चन आज तो अपने लेना नहीं होगे, बट मैं आपको बता दूंगा कौन से फॉर्मूला से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इतना हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आपको एक छोटा सा होमवर्क रहेगा, एक छोटा सा होमवर्क क्या रहेगा, ध्यान से सुनो। मैंने आपको यहाँ पे दो दो टॉपिक पे चर्चा की है CI और DI में, एक है इंटेंसिटी और दूसरा है एम्पलीट्यूड। एक पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ जिसमें आपको फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस पे चर्चा करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये देखो, मान लो एक वेव है, ये इसका क्रेस्ट है, ये इसका ट्रफ है, और एक दूसरा वेव है, एक दूसरा वेव है, दूसरा वेव लाते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं तो देखो, ये हमारा क्रस्ट ट्रफ चलकर आ रहा है, और यहाँ पे मान लो इसका क्रस्ट आया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और एक हमारे पास उसी डायरेक्शन में दूसरा वेव आ रहा है, ठीक है। और हाँ, और मान लो इसका ट्रफ टकरा गया, ट्रफ टकरा गया, तो क्या होगा, जो नया वेव आएगा उसका इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, बराबर, इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा। तो मुझे पहले ही प्रिडिक्ट कर लेना पड़ेगा कि मैंने दोनों वेव में कितना डिफरेंस रखना चाहिए कि क्रस्ट के साथ ट्रफ टकराए, क्रस्ट के साथ ट्रफ टकराए, उसके लिए मुझे पहले ही प्रिडिक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिडिक्शन कैसे, अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा पहला वेव है और दूसरा वेव मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, देखो आधे में से, तो देखो ना क्या कौन टकरा रहा है, इसका क्रस्ट, इसका ट्रफ, समझ रहे हो बात को। मान लो ये वेव नंबर 1 है और ये वेव नंबर 2 है, तो कितना डिफरेंस था इनके बीच में, ऑलरेडी इनके बीच में डिफरेंस था, कितना था, एक वेव का हाफ λ/2। देखो आ गया, दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस, इसे क्या बोलते हो आप, पाथ डिफरेंस। और आप जानते हो फेज डिफरेंस मतलब 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, λ/2, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, पाई आ जाएगा। और सच में ये 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, मैं SHM में भी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। या फिर अगर ऐसे ना होता, अगर ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती, या तो जीरो से, या तो फिर दूसरा वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो अभी दूसरा वेव और पहला वेव दोनों साथ चल रहे हैं, साथ चल रहे हैं, तो कितना डिफरेंस था इन दोनों के बीच में, इनिशियल डिफरेंस था लैम्बडा, लैम्बडा यहाँ आ जाएगा 2π/λ इंटू लैम्बडा, वैल्यू आ जाएगी 2π, ठीक है। तो देखो 2π फेज डिफरेंस आ रहा है, तो CI बन रहा है, CI दोनों साथ साथ,
और फाई डिफरेंस आ रहा है तो फेज डिफरेंस आ रहा है तो DI बन रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे पॉइंट्स पे चर्चा करनी है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू, पार्ट डिफरेंस की कितनी वैल्यू पर आपको CI मिलेगा और DI मिलेगा। ठीक है, तो आपने ट्राई करना, देखकर ट्राई करना, आपको DC पांडे में भी मिल जाएगा। जैसे आपको ऐसे शब्द मिलेंगे λ/2, 3λ/2, 5λ/2 पे CI होगा या DI होगा। मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आपने उस पर करना, नहीं समझेगा तो बताना मुझे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है भाई, सो दिस इज अबाउट CI एंड DI। और लास्ट में हम जो फॉर्मूला पे हमें क्वेश्चन आते हैं वो ये नोट करना, क्वेश्चन आते हैं आपको रेशो पे जनरली कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशो इतना है, तो बताओ उनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का रेशो क्या होगा, ऐसा कुछ तो। मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशो इतना है तो क्या होगा, तो मुझे बताओ। आर मैक्स का मतलब क्या है, A1 + A2 है, यस और नो। और आर मिन का मतलब क्या है, A1 - A2, यस और नो। अब मुझे रेशो चाहिए, रेशो, तो मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन को, डिवाइड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय A2 से डिवाइड कर देता हूँ इस इक्वेशन को, RHS को। क्या हो जाएगा, आर मैक्स अपॉन आर मिन, जिसको हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बोलेंगे, A1/A2 +1, क्योंकि A2 कैंसिल हो गया है और नीचे बचेगा A1/A2 -1। दिस इज द, से भाई हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, नोट कर लो, इससे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये एम्पलीट्यूड के बारे में है। लेफ्ट हैंड साइड वाला रेशो दे देगा तो राइट हैंड साइड वाला रेशो पूछेगा इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का, या फिर उल्टा भी हो सकता है, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड का रेशो दे दे तो मैक्सिमम मिनिमम का रेशो। दिस इज अबाउट एम्पलीट्यूड। एंड कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट द इंटेंसिटी? बोलो भाई, इंटेंसिटी का क्या था फॉर्मूला, IMX क्या था वहां पर? याद आ रहा है, ऐसे कुछ था ना, √I1 + I2 अपॉन √I1 - I2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही करेंगे, √I2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से वो कॉमन निकल के कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो। सो बच्चों, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा।